नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं खबर दमदार। इस बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त 4 तस्वीरों को आप देखिए और ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। बीजेपी 2022 की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के साथ साथ संगठन के अंदर भी हलचल काफी तेज हो गई है और आगे की रणनीति तैयार करने में सब जुट गए हैं। लेकिन अलीगढ़ में जो कुछ हुआ वो काफी हैरान करने वाला है। लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब तक 35 लोगों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है मौत की। ऐसे में सवाल है कि मौत का जाम कब लगेगी लगाम। तीसरी तस्वीर अलीगढ़ के टप्पल की, जहां पर हिंदू परिवारों ने पलायन करने की धमकी दी है और मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हिंदू परिवारों के साथ ज्यादती हो रही है या फिर लोगों का ध्यान खींचने के लिए विवाद को जन्म दिया गया है। वहीं सरकार ने एक और फैसला लिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से हुई शिक्षकों की मौत पर सरकार ने राहत का मरहम लगाया है। योगी सरकार उन परिवारों की मदद करेगी जिन परिवारों से जुड़े शिक्षक पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से जंग हार गए। ऐसे परिवारों को सरकार 30 लाख रुपए देने का फैसला किया है। मिशन 2022 को लेकर यूपी में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह संगठन के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं। सरकार और संगठन में तालमेल बनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक की है। साथ ही कोरोना काल में बीजेपी के हेल्प डेस्क की भी समीक्षा की है। बीजेपी के इस मंथन का मकसद सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह क्षेत्रीय अध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात कर चर्चा की है, जिसमें प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। जो भी इस कोविड या कोरोना के कारण हताहत हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उनके घरों पर जाना, उनसे मिलना और मिलने के साथ उनकी स्थिति को देखना और यथासंभव हम भारतीय जनता पार्टी के स्तर से समाज के सहयोग से हम क्या उनका सहयोग कर सकते हैं, दूसरा विशेष प्रकार से हम लोगों ने किया है। आदरणीय संगठन महामंत्री आदरणीय संतोष जी ने केवल सेवा ही संगठन की उस समीक्षा बैठक ने किया है और राज्य के अंदर समीक्षा की स्थिति क्या है केवल उसी पर ही फोकस रखा है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष अलग अलग मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, वन मंत्री दारा सिंह चौहान, जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से भी मुलाकात की और बातचीत की। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि कोरोना काल में सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और अब से थोड़ी देर में बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री बीएल सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि मिशन 2022 को लेकर सरकार और संगठन की तैयारी की पूरी रिपोर्ट दिल्ली आलाकमान को सौंपी जाएगी। और सीधे रुख करेंगे हम लखनऊ का, जहां से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी संवाददाता जो लगातार दिन भर की हलचल और बैठकों पर नजर बना के रखी हुई है। अनामिका, अगर देखा जाए तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। कहीं ना कहीं मिशन 2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। और देखिए, बिल्कुल अनुपम, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के 2 दिवसीय दौरे का आज पहला दिन था और पहला दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुलाकात, बातचीत के साथ साथ आज ही प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें सेवाई संगठन जो केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने के बाद से सरकार की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, संगठन की तरफ से उसकी समीक्षा की गई है। और यहां से फिलहाल बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह और सुनील बंसल मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना भी हो चुके हैं। लेकिन आज जो बैठक हुई है महत्वपूर्ण, उस 2.5 घंटे की बैठक में क्या रहा है, क्या निर्देश दिए गए हैं खासतौर पर प्रदेश संगठन के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी। सर, 2.5 घंटे बैठक चली है। मंत्रियों की बैठक के बाद जब आप लोग अंदर कमरे में गए तब से 2.5 घंटे हो गए अब तक। क्या मंथन में निकला और प्रदेश में ये माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव को लेकर चिंता बेहद ज्यादा है आप लोगों को, क्या उसको लेकर बातचीत हुई है या मुद्दा कुछ और था?
भारतीय जनता पार्टी का जो आज हमारी बैठक थी, इसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी और अध्यक्ष जी सहित संगठन मंत्री सभी लोग थे। सेवा ही संगठन कार्य हमने पिछली बार कोविड-19 के समय से प्रारंभ किया था और जो अब तक चल रहा है। आज 7 वर्ष पूरे होने पर हमने अभी 30 तारीख को उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लक्ष्य 1 लाख गाँव का रखा था, उत्तर प्रदेश ने 23,400 गाँव में तय किया था और हमारे 23,000 गाँव में हमने पार्टी के मंत्री से लेकर के जो वर्चुअल संवाद किए, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता इन गाँव में गए। इसकी एक समीक्षा बैठक हुई कि हमारा जो कोविड-19 के समय में सेवा ही संगठन काम माननीय मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पर हमने शुरू किया, उसकी सारी जानकारी उन्होंने एक बिंदुओं पर जानकारी लिया, समीक्षा किया और आगे भी यह कार्य हमारा जारी रहे, ऐसा एक आज की बैठक में हम लोगों ने तय किया है। और हम सब लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समाज का कोई भी व्यक्ति जो इस कोविड के कारण या ऐसे दिवंगत हुए हैं, उन परिवारों तक पहुंचने की एक हमारा पार्टी के कार्यकर्ता और समाज और संगठन के माध्यम से हम उनका इस में क्या मदद कर सकते हैं, एक काम हम सब लोगों ने किया है। और दूसरा, हम जो अभी तक करते आए हैं कि अपने इस कोविड-19 से बचाव के लिए हमें वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है, तो वैक्सीनेशन की जागरूकता करने का काम भी हम अपने मोर्चे और संगठन के माध्यम से करेंगे। ये सब तो सर बात रही सेवा भाव की, लेकिन इस बीच चर्चाएं इस बात को लेकर ज्यादा तेज हो गई कि चूंकि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीएल संतोष जी, साथ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। क्या इसको लेकर के भी इस आप लोगों की बैठक में चर्चा हुई और ये माना गया कि उत्तर प्रदेश में विस्तार होना चाहिए बहुत जल्द? हमारा जो बैठक है मुख्य रूप से सेवा ही संगठन और संगठन के कार्य के बारे में ही चर्चा हुई है। और किसी भी राज्य में कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी आता है तो निश्चित रूप से एक भावनात्मक और साथ साथ वैसे भी ये मिलने का क्रम रहता है, तो इस क्रम में वहां पर जाना किसी अन्यथा दिशा में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद नारायण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका आपका भी शुक्रिया। दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलहाल इसको किसी और दिशा में। जी, अनामिका तमाम अपडेट्स गोविंद नारायण शुक्ला दे रहे थे कि क्या हुआ है बैठक में। इधर योगी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से हुई कर्मचारियों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों की मदद का फैसला लिया है। अब सरकार पीड़ित परिवारों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। सरकार के मुताबिक चुनाव ड्यूटी से 30 दिन तक अगर किसी कर्मचारी की कोविड से मौत हुई है तो उन परिवारों को सरकार 30 लाख रुपए देगी। अनाथ बच्चों की मदद करेगी, साथ ही हर महीने 4,000 रुपए भी देगी। अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे और 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट भी दिया जाएगा। आश्रितों के लिए 30 लाख रुपए की मदद राशि उनको दी जाएगी और ये जो 3 दिन का समय था उसको 30 दिन कर दिया गया है। चाहे वो कोरोना से उनकी डेथ हुई हो या किसी अन्य बीमारी से हुई हो, उसके तहत भी वो आएंगे और जिनकी ड्यूटी 1 दिन से लेकर और 30 दिन के बीच में मृत्यु हुई है उनको 30 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती दिखाई दे रही है, लेकिन योगी सरकार 3T फॉर्मूले पर लगातार काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट पर ज्यादा जोर दे रही है। इसके साथ ही योगी सरकार कोरोना वैक्सीनेशन पर भी जोर देने का फैसला कर चुकी है। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ कल करेंगे। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के किसी वैक्सीन सेंटर पर जाकर जायजा भी ले सकते हैं। दरअसल 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। कल से 52 और जिलों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। अब तक 23 जिलों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, लेकिन कल से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत भी मिलेगी और कोरोना को हराने में मदद भी मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में कल से लॉकडाउन में सरकार कुछ ढील देने की तैयारी में है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार की काफी हद तक जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई हैं। इसीलिए सरकार ने कल से वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खोलने की छूट दे दी है। उन लोगों को चिंता करने की जरूरत है जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, क्योंकि सरकार छूट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए अब आपको वो शहर बताते हैं जिन शहरों में सरकार अभी छूट देने की स्थिति में नहीं है। वो कौन कौन से शहर हैं? उसमें लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर,
बागपत, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया ये जिले हैं जहां पर अभी छूट नहीं है। इन शहरों में किसी भी तरह की छूट सरकार नहीं देने जा रही है, क्योंकि इन शहरों में 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस अभी हैं। इसीलिए इन शहरों में लॉकडाउन लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के आज के कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1497 मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 5491 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 151 कोरोना के मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 37,044 रह गई है। बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी की दर मात्र 0.5% रह गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 96.6% तक पहुंच गया है। रिकवरी का प्रतिशत इस समय 96.6% चल रहा है। पोर्टल पर कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 151 लोगों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है और पिछले 24 घंटे में कुल 3,12,677 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की गई। अलीगढ़ के टप्पल में कैराना पार्ट 2 देखने को मिला है। आरोप है कि एक समुदाय विशेष पर हिंदू परिवारों को परेशान करने का है। इससे परेशान पीड़ित परिवारों ने पलायन की धमकी दी है और अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ होने का पोस्टर लगा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों की दीवारों में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ये दिखाई दे रहा है कि मकान बिकाऊ है। इस विवाद के सामने आने के बाद खबर है कि दोनों समुदाय मिलकर बैठकर विवाद को सुलझाने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल दोनों समुदायों की बैठक में क्या कुछ निकलेगा ये देखना होगा, लेकिन दोनों पक्षों में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। मकान बिकाऊ क्यों लिख रखा है ये? मुसलमान लोग तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? बारात नहीं चढ़ने देते हैं। फिर आपने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी? दी थी, सुनवाई नहीं की। अच्छा, आप ये पुलिस ये मिटाया था, ये कौन लोग मिटाने के लिए आए थे यहाँ? पुलिस वाले थे। और फिर आपने ये साफ कर दिए गए आपके हैं? हाँ। और सीधे चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। टप्पल के नूरपुर गांव में शंकर आनंद हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शंकर के पास। शंकर, पिछले कई घंटों से उस गांव में आप मौजूद हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो अमन चैन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन उन पर कोई एक्शन या कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, इस वक्त मैं अनुपम टप्पल इलाके में जो नूरपुर गांव है, मैं इसी गांव में हूं। लोगों से बात करते हैं किस तरह ये विवाद हुआ, किस तरह से मसला हुआ और किस तरह से गांव के लोग अब इस मामले पर लगातार एक पंचायत जो है अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह से विवाद हुआ था उसको मेरा नाम राजवीर है। मैं गांव नूरपुर से हूँ। हाँ, ये जो मामला हुआ है ये बारात के ऊपर हुआ है। जो बारात यहाँ आती है बहन बेटी की, ये उनको चढ़ने नहीं देते हैं। इन लोगों को कई बार जोतका है, सम्रांत लोगों ने बैठ कर के बातचीत से निपटाया है। फिर भी ये लोग बार बार उग्र हो करके बहन बेटी की बारात पर दंगा करते हैं। कभी डीजे पर लठ बजाते हैं, कभी पथराव करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये एक मर्तबा की बात नहीं है, कई मर्तबा की बात है, कई मर्तबा की बात है। फिर टप्पल के अंदर भी पंचायतें हुई थी। दोनों समुदाय के लोग थे, समझदार सम्रांत लोग थे। इस बात को निपटा दिया गया था। फिर भी इन लोगों ने 26 तारीख में वही प्रवृत्ति अपना दी नहीं। ओम प्रकाश की लड़की की दोनों की शादी थी और बारात आई। इन लोगों ने कहा कि भाई बारात उस टाइम चढ़ाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जानकारियां वहां के निवासी हमें दे रहे हैं। डर, पलायन, मजबूरी, प्रशासन क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर पर आगे भी जो तुम अपडेट आएंगे उनको हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए।